यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे और इस समय आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि क्या प्रीलिम्स 2026 का पेपर आसान रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा और अगर डिफिकल्ट रहेगा तो किस लेवल की डिफिकल्टी आपको देखने को मिल सकती है। पिछली कई क्लासेस में मैंने भी स्टूडेंट से इस बारे में डिस्कस करने की कोशिश की है कि इस बार के पेपर में यूपीएससी कुछ बड़ा करने वाला है। वो बड़ा क्या होने वाला है, उसके लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी होगी, कैसे यूपीएससी के जाल से बचना होगा ताकि हर कंडीशन में आप यूपीएससी मेंस के लिए अपनी सीट को रिजर्व कर पाएं। बहुत ध्यान से बड़ी बड़ी बारीकी से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो टाइटल है क्या इजी रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। पेपर है यूपीएससी का तो आपके मन में भी होगा कि सर ये इजी था, इजी वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, डिफिकल्ट ही रहने वाला है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन डिफिकल्टी किस लेवल की रहने वाली है, मैंने आपको कई चीजें बताई हैं। उनके जो सिग्नल हैं, उन सिग्नल को आपको बहुत जो है बारीकी से ध्यान में रखना होगा। कौन से सिग्नल है? पहली चीज तो ये है कि 2025 का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो बढ़कर लगभग लगभग 92 चला गया है ना। 92 93 के आसपास कट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रहा है। इससे पहले या 2024 के प्रीलिम्स की कट ऑफ की मैं अगर बात करूं तो वो कट ऑफ 87 था। इसका मतलब 5 नंबर के आसपास, 5-6 नंबर के आसपास कट ऑफ यूपीएससी ने बढ़ा दिया है ना। क्यों बढ़ा है उसके बारे में मैंने पहले बात की थी कि एआई टूल्स के चलते अब बच्चे तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। रिपीटर्स जो हैं 300 के आसपास एग्जाम दे रहे हैं, फिर से बैठ रहे हैं, तो कंपटीशन अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। यूपीएससी को 300 लोग तो वो मिल जाते हैं जिनका जीएस में अच्छा खासा नंबर है, एक्सपीरियंस है उनको, क्योंकि डर नहीं रहता है एग्जाम देने के टाइम पे। और खास करके जो बच्चे कहीं ना कहीं पे जिनके पास अभी जॉब नहीं है, वो उस डर के साथ एग्जाम देते हैं। और जो लोग सिलेक्टेड हैं वो विदाउट एनी फियर, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देते हैं, पहला कारण। दूसरी चीज ये है कि अब एक फैक्टर तो मैंने आपको बताया कि कट ऑफ बढ़ा है तो यूपीएससी का थोड़ा सा ईगो हर्ट यहां से होगा। और ईगो हर्ट होने के चलते भी यूपीएससी पेपर को डिफिकल्ट बनाएगा। 2026 के प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। दूसरी चीज अगर आप यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, यूपीएससी की मजबूरी है। क्या मजबूरी है यूपीएससी की? एआई टूल्स आ चुके हैं और ये एआई टूल्स जो हैं अब यूपीएससी के सामने भी चुनौती क्रिएट करेंगे। देखो, वो तो मशीन है, मशीन बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचा सकती है। तो क्वेश्चंस को भी फ्रेम कर सकता है, वो स्टेटमेंट को भी फ्रेम कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इवन बाद में वो बता भी सकता है कि यूपीएससी ने किस सोर्स का इस्तेमाल किया है। मान लीजिए आप लोग प्रीलिम्स होने के बाद चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से पूछते हैं ये सवाल यूपीएससी ने कहां से फ्रेम किया है, तो उन चीजों से बचने के लिए आपको आंसर मिल जाएगा, हो सकता है मशीन बता दे। तो उन चीजों से बचने के लिए, ताकि यूपीएससी के सोर्स किसी को पता ना चले कि वो पेपर कहां से जो है फ्रेम करता है, कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करता है, कौन सी मैगजीन है, कौन सा न्यूज़पेपर है, उन सोर्सेस से बचने के लिए भी यूपीएससी की मजबूरी है कि वो पेपर को इस तरीके से तैयार करे कि वो एआई की पहुंच से भी बाहर हो। आप कहेंगे सर सच में ये पॉसिबल है? मैं एक चीज तो आपको बता दूं और बहुत ध्यान से आपको समझनी है, वो ये कि चैट जीपीटी को इंसान ने बनाया है, चैट जीपीटी ने इंसान को नहीं बनाया है। ये बड़ा डिफरेंस है, इस बात को बड़े ध्यान से आपको समझना है। अगर मानव चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स बना सकता है तो मनुष्य ये भी इसका तोड़ भी निकाल सकता है। हालांकि उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन माइंड तो ह्यूमन का आपको पता है अभी भी सुप्रीम ही है। तो यूपीएससी को अब इसका तोड़ निकालना होगा कि एआई जो है वो बहुत ज्यादा पेपर को, अच्छी बात है बच्चों को सपोर्ट करे, इंफॉर्मेशन मिले, तैयारी कर सके, वो ये बात तो पॉजिटिव है। लेकिन यूपीएससी का वो बता दे, सोर्सेज बता दे, या यूपीएससी की चीजों को वो पकड़ने लग जाए, तो फिर यूपीएससी के पेपर लेने का कोई मतलब बनेगा नहीं या बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए भी सेकंड कारण ये है कि यूपीएससी बहुत अच्छे से पेपर को फ्रेम करने वाला है। अब फ्रेम कैसे करेगा यूपीएससी, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यूपीएससी हालांकि पिछले साल का भी पेपर देखोगे 2025 का डिफिकल्ट था पेपर, मैं तो आज भी उस पेपर को डिफिकल्ट ही कहता हूं कि वो डिफिकल्ट पेपर था। और 2026 में भी उसी तरह के पेपर की उम्मीद आप लोग कर सकते हो। डिफिकल्टी का स्तर इवन पिछले साल से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया, कट ऑफ बढ़ रहा है तो यूपीएससी उसको 50% से नीचे रखना चाहता है। कट ऑफ को लगभग 90 के आसपास ही उसको चाहिए, उससे ज्यादा वो नहीं चाहता है। हालांकि उसके बस का नहीं है, लेकिन वो कोशिश करेगा इस चीज को करने के लिए।
तीसरी चीज फिर आपको कैसे तैयारी करनी होगी इस डिफिकल्ट पेपर को डील करने के लिए, या यूपीएससी इस डिफिकल्टी को कैसे बढ़ा सकता है। उस एक तरीका तो ये है कि जैसे यूपीएससी क्या करता है, हर 2-3 साल में ना पेपर में कोई ऐसा ऐसा एकदम गुगली टाइप डालता है, या पेपर में कोई ऐसा सरप्राइज देता है जिसके लिए बच्चे रेडी नहीं होते। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पेयर्स वाले पेपर जब आए थे, क्वेश्चन आए थे, तो उस समय वो एकदम से पेयर्स वाले दे दिए, तो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आया एग्जामिनेशन हॉल में कि ये पेयर्स वाले सवालों को का मतलब क्या है। समझ ही नहीं आ रहा था उनको। अगर उनमें लिखा था कि ओनली वन पेयर है, तो उनको लग रहा था कि शायद ओनली वन स्टेटमेंट की बात हो रही। यूपीएससी ने कहा ओनली टू पेयर्स ऊपर उसमें से ठीक है, तो उनको लग रहा था कि शायद स्टेटमेंट सेकंड ठीक होने की बात कर रहा है। तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चला, और पता ना चलने के चलते उनका वो साल का अटेम्प्ट खराब हो गया, पेपर खराब हो गया, और बाद में उनको समझ में आया कि इस सवाल को ऐसे डील करना था। हालांकि आप कहेंगे सर यूपीएससी के लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे इतनी बात नहीं समझ पाते, लेकिन नहीं समझ पाए थे, ये बात थी, और उसके चलते ही यूपीएससी के उस अटेम्प्ट में बच्चों को लॉस हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि एक सरप्राइज तो इस तरह का यूपीएससी आपको दे सकता है, कुछ नया लेके आएगा वो स्टेटमेंट को करने के लिए, अभी कर भी रहा है। पहले यूपीएससी देता था कि 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए, है ना? उन 2 स्टेटमेंट में वो कहता था कि पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा वाला जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। फिर उसने दिया कि हाँ, ये पहला ठीक नहीं है, बट जो जो दोनों ठीक हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। फिर इस तरह के स्टेटमेंट थे। अब यूपीएससी ने 4-4 5-5 स्टेटमेंट इसी में से फ्रेम करने शुरू कर दिए हैं, और उसमें भी तरीका बदला है कि सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट एक को एक्सप्लेन कर रहा है, या सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट एक को एक्सप्लेन कर रहा है, या दूसरा तीसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यूपीएससी आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो है बार-बार अपने आप को बदलता चला जा रहा है। ये यूपीएससी बदल क्यों रहा है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट वाइज वाले सवाल हैं, ये आप अगर चैट जीपीटी में भी डालोगे, कहीं भी डालोगे, इनका आंसर वो एज इट इज नहीं निकाल पाएगा। खुद चैट जीपीटी ने जब 2022 का पेपर एक हिसाब से उसको किसी ने टेस्ट दिया कि आप करो, तो उसने 62 क्वेश्चन को ही सही किया था 2022 के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। तो जब पूरी मशीनरी होने के बाद, पूरा डाटा होने के बाद भी वो सिर्फ 60 या 62 सवाल सही कर पा रहा है, तो उसके ऊपर निर्भर होकर आप लोग अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, इसका अंदाजा आप लोग खुद ही लगा सकते हो। ठीक है, तो यूपीएससी पहली बात मैंने आपको बताया कुछ नया सरप्राइज देगा, और जहां तक मुझे लग रहा है इस बार भी कथन वाले जो स्टेटमेंट हैं वो इसी तरह से बरकरार रहेंगे कि कौन सा कथन किसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये ज्यादा ट्रैप करने वाला सवाल है, ये बच्चे की समझ से बाहर रह जाता है। तो इस तरह के सवालों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, पेयर्स के लिए प्रिपेयर रहना होगा, और कोई नया सरप्राइज यूपीएससी की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। अब बात ये है क्या सब्जेक्ट वाइज भी कुछ करने वाला है ना? यूपीएससी का रहता है कि कभी किसी सब्जेक्ट में सवाल बढ़ा दिए, कभी किसी सब्जेक्ट में सवाल कम कर दिए। ये यूपीएससी की एक अपनी थ्योरी रहती है इस चीज को लेकर, एक ट्रैप करने की कोशिश वो हमेशा से करता रहा है। तो आपको क्या समझने की जरूरत है, इसमें आपको ये देखना है कि जो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इनका जो रेंज है वो आप मान के चलो कि हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में 15 से 20 सवाल की तैयारी मुझे करनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल यूपीएससी ज्यादा जानबूझ के बढ़ा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा लोग तैयार नहीं करते हैं, या इस सब्जेक्ट की कमांड बहुत सारे स्टूडेंट की नहीं होती इस पे, या बहुत ज्यादा टीचर इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस बार भी आपको सवाल दिख सकते हैं। पिछली बार मैंने बताया था और बात वो 100% सही थी कि मॉडर्न हिस्ट्री में से सवाल बढ़ने वाले हैं। मैंने पूरे क्रैश कोर्स में ये बात दोहराई थी, और वही चीज जो है यूपीएससी के पेपर में आपको देखने को मिली। इस बार भी मुझे लग रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल जो हैं अच्छे खासे रहने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूपीएससी कोई नया जो है आपको बम फोड़ सकता है, तो आपको तैयार रहना होगा। मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाकर आपको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि आप इस तरीके से की सिचुएशन में मेंटली प्रिपेयर रहें कि यूपीएससी अगर ऐसा कुछ करे तो आपको झटका ना लगे। ये ना हो कि आप पेपर में जाकर आपको दिक्कत हो जाए और आपकी की हुई कई सालों की मेहनत जो है वो पूरी तरह से बेकार हो जाए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर दीजिए। सीसेट का बैच बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है ना, लॉन्च हो चुका है, उसकी डेमो वीडियो भी आप लोगों के सामने आ चुकी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लो। सीसेट बहुत बड़ा संकट है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत कम फीस है। इसके चलते ये ना हो कि आप अपने करियर का बहुत बड़ा लॉस कर लें, या अपना एक अटेम्प्ट खराब कर दें। बिना समय गवाए जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करके सीसेट में अपने आप को बेस्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।